एंड जर्नल अगर हम कहें, इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप -H -I एंड -M जो है एनाइन को स्टेबल करेंगे और देने वाले ग्रुप जो है एनाइन को अनस्टेबल करेंगे। तो इस तरह से चलिए सर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अगेन पहला ही क्वेश्चन EN का आ गया। यहां पर ये जो है ये फ्री रेडिकल अगर हम देखें यहां पर sp3 पर आ रहा है, ये sp2 पर आ रहा है और ये sp पर आ रहा है। ओह नो सर, यहां पर जो है क्वेश्चन चेंज हो गया है। ओके। यहां पर ये sp3 पर आ रहा है, ये sp2 पर आ रहा है और ये sp पर आ रहा है। एंड नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर EN, इस वजह से जो है यहां पर स्टेबल एनाइन जो सबसे ज्यादा रहेगा वो रहेगा C, फिर B, फिर A। ठीक है, अगला क्वेश्चन सर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मुझे लग रहा है देखते ही आंसर लगाना चाहिए फ्लोरीन। फ्लोरीन EN से नहीं लगाना है सर, आयोडीन लगाना है क्योंकि ग्रुप में हमें साइज देखना होता है। तो मैं तो कहूंगा कि ऐसे आंसर चला जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन में अगला क्वेश्चन जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो सर यहां पर अगर हम देखें ये भी sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है। तो बच्चों तीनों में अगर हम देखें तो इन दोनों का EN क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है तो A और B का स्टेबिलिटी C से ज्यादा होगा। अब सर A और B में कंपेयर करें तो A में रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस होने की वजह से A इज मोर स्टेबल देन B। बिल्कुल सर। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आपको यहां पे दिख रहा है, यहां पर नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस भी है और रेजोनेंस से भी एक बहुत ही शानदार बड़ा फैक्टर यहां पर एरोमेटिसिटी भी है। देखिए ये साइक्लिक है, प्लेनर है और टोटल 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक एनायन है, जबकि ये एरोमेटिक नहीं है, तो इसीलिए एरोमेटिक का स्टेबिलिटी यहां पर ज्यादा होने वाला तो ये एरोमेटिसिटी का पार्ट होने की वजह से इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन को देखें बच्चों, यहां क्लोरीन का -I है, यहां फ्लोरीन का -I है। फ्लोरीन का -I इफेक्ट ज्यादा होता है, इसीलिए B वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ऐसा आप सोच रहे हैं। मगर यहां पर क्लोरीन के पास d ऑर्बिटल है जिसमें कि p पाई d पाई रेजोनेंस हो जाएगा और रेजोनेंस होने की वजह से A इज मोर स्टेबल देन B। एग्जैक्टली सल्फर के पास d ऑर्बिटल है। यहां पे सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, वेकेंट d ऑर्बिटल है, या तो आप इसे बैक बॉन्डिंग बोल दीजिए या फिर d ऑर्बिटल रेजोनेंस बोल दीजिए, तो दोनों में से कुछ भी बोल दीजिए। होने की वजह से फर्स्ट वाले का स्टेबिलिटी सेकंड के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो इस तरह से बच्चों हम यहां पर एनाइन का स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर अगर हम देखें, यहां रेजोनेंस है, यहां पर रेजोनेंस है, तो सर ये क्या कह सकता है कि मेरे पास मोर रेजोनेंस है? बिल्कुल है सर। तो मोर रेजोनेंस है तो A और B में ज्यादा स्टेबल, A ज्यादा स्टेबल। सर A और B में अगले क्वेश्चन में ये तो ज्यादा स्टेबल है, इसमें क्या लग रहा है सर? क्वालिटी और क्वांटिटी वाली बात आ गई सर। कहां है क्वालिटी? ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है सर, लेकिन ये जब रेजोनेंस करेगा तो ये किस पर जाएगा बच्चों? यस बच्चों, ये रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे जा रहा है और रेजोनेंस करके कार्बन पे जा रहा है, फिर से रेजोनेंस करके कार्बन कार्बन कार्बन, मगर यहां पर ऑक्सीजन मिला, यहां पर मोर EN पर नेगेटिव आ गया है, इसीलिए यहां पर जो स्टेबल अनाइन बनेगा वो स्टेबल अनाइन रहेगा B इज ग्रेटर देन A। इस तरह से ये याद रख लें आप लोग। यहां पर अगर हम देखें सर तो यहां पर भी रेजोनेंस करके कार्बन पर जाएगा और सर अगेन जो आप बता रहे हैं क्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट, यहां पर ऑक्सीजन पे आ गया, तो सर इसका आंसर जो है सर B इज ग्रेटर देन A। तो ये स्टेबिलिटी का आंसर है। और सर ये वही फिनॉक्साइड कार्बोक्सिलेट दो बार ऑक्सीजन पे आ रहा है, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी जो है ज्यादा होगा, तो B इज ग्रेटर देन A आंसर यहां पर आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला हम अनाइन का स्टेबिलिटी अगर हम MHI इफेक्ट से देखें, मतलब वही MHI इफेक्ट, अगर सर मैं यहां पर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगा तो रेजोनेंस करके यहां आएगा और वो विड्रॉइंग उसे स्टेबल कर देगा। सर यहां रेजोनेंस करके यहां भी आ सकता है, विड्रॉइंग ग्रुप उसे भी क्या कर देगा? स्टेबल कर देगा। फाइनली बच्चों हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैंने यहां NO2 ग्रुप लगा दिया और ये वाला कार्बन अगर रेजोनेंस करके यहां पहुंचा है तो यहां वाला नेगेटिव -M ग्रुप से क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो सर यहां भी स्टेबल हो जाएगा, फिर तो यहां भी हो जाएगा, मगर यहां पर स्टेबल नहीं होगा। तो ऑर्थो पैरा पर आप MHI देखेंगे, मगर जो है मेटा पर आप इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर लेकर आएंगे। तो चलिए सर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सर A B C D में से पहली नजर में आपको सबसे स्टेबल कौन सा नजर आ रहा है? सर मुझे A लग रहा है सर। और सबसे ज्यादा अनस्टेबल? सर C। सर और सबसे
हो ही गया है ज्यादा स्टेबल। यहां पर इसका कौन सा इफेक्ट, माइनस एम, इसका माइनस एम, इसका प्लस एच, तो माइनस एम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, वही चाहिए हमको। हाँ, और ऑर्थो पैरा पर जो पैरा वाला एनाइन है उसे स्टेबल बना दे रहा है, ये भी विड्रॉ कर रहा है, पैरा वाला एनाइन को स्टेबल बना दे रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है जो नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं थी, और वहां पहुंचा दिए इलेक्ट्रॉन, चार्ज ने जो है दूसरे नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल बना दिया। तो यहां पर ए बी का स्टेबिलिटी ज्यादा, हाँ, तो स्टेबिलिटी की फैक्टर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए, फिर उसके बाद बी, सर सी और डी। सर एक बच्चे ने मेरे से आके बोला सर यहां कुछ तो लग रहा था, यहां तो कुछ नहीं लग रहा था, सी आगे। अरे भाई ऐसा नहीं करना है, वो उसे अनस्टेबल बना रहा था, ऐसा कुछ क्या काम का जो अनस्टेबल बना दे। तो इसीलिए जो है ए बी डी सी आंसर यहां पर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में सर जो है इसी तरह से कंपेयर करेंगे। ये जो है आपका प्लस एम लग रहा है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे हेलोजन का भी हमने बताया था माइनस आई प्लस एम दोनों होते हैं, डोमिनेटिंग माइनस आई होता है, कुछ भी नहीं लग रहा, और सीएचओ पोलर पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे माइनस एम लग रहा है। बच्चों हमको माइनस वाले चाहिए, प्लस वाले नहीं चाहिए, तो यहाँ पे माइनस एम माइनस आई हमको चाहिए, इसलिए डी और बी आगे आएगा, और डी और बी के बाद में आपका आएगा, सर यहां लिख देते हैं, वहां से शायद बच्चे, बिल्कुल, अच्छा, तो यहां पर डी और बी जो है, सॉरी सर, कोई डी और बी जो है वो आगे आएगा। अब डी और बी के बाद में वही सर की बात, यहां पे प्लस एम लग रहा है और यहां पे कुछ भी नहीं लग रहा है, प्लस एम देने वाला इफेक्ट तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इससे अच्छा है कि कोई ग्रुप ही ना लगा हो, तो इसके बाद में आएगा सी और लास्ट में आएगा ए। अब यहां पर इन दोनों में अगर आप कंपेयर करें, माइनस आई भी खींच रहा है, माइनस एम भी खींच रहा है, ज्यादा कौन खींच रहा है, माइनस, क्योंकि वो कंप्लीट खींच रहा है, ये पार्शियल खींच रहा है, ये नाटक कर रहा है खींचने का कि भाई हम इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, मगर पार्शियली खींच रहे हैं, और ये कंप्लीटली विड्रॉ कर रहे हैं, बिल्कुल, तो इसलिए वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, डी का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर है डी बी सी ए। तो बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन में अगला क्वेश्चन है कि इन एनाइन का स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे। तो सर चारों ऑप्शन में सभी एनाइन रेजोनेंस कर रहा है, बिल्कुल कर रहे हैं, तो सारे एनाइन रेजोनेंस का पार्ट है। अब अगर हम इसकी बात करें, ये विड्रॉइंग है, ये विड्रॉइंग है, ये विड्रॉइंग है, मगर यहां ऐसा कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो हम ये तो कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी में जो सबसे कम स्टेबिलिटी होगी, वो सबसे कम स्टेबिलिटी किसका होगा, डी का, बिल्कुल। अब बच्चों ए बी सी में अगर हम कंपेयर करें, इसका कौन सा इफेक्ट लगता है, माइनस एम, इसका भी कौन सा लगता है, माइनस एम, इसका भी कौन सा लगता है, माइनस एम, मगर माइनस एम लगता कहां है, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो सर यहां ऑर्थो पैरा पे लगेगा, मतलब इस वाले ऑर्थो पे जो एनाइन है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये भी ऑर्थो पैरा पे लगेगा, मगर यहां पर हमारा एनाइन कहां है, मेटा पे है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां रिंग में तो माइनस एम लग रहा है, हाँ, मगर उस एनाइन पर माइनस एम इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो फिर इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई। और इसकी बात करें, इसका कौन सा इफेक्ट, माइनस एम, वो कहां था, ऑर्थो पैरा। तो सर ए और सी में दोनों ही जगह माइनस एम ग्रुप जो है एनाइन को माइनस एम से स्टेबल कर रहा है। अब हम बात करें तो क्या हम ये कह सकते हैं ए और सी का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा बी से, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे माइनस आई, क्योंकि ए और सी जो है बराबर इंटेंसिटी का इफेक्ट लग रहा है, तो अब यहां दूसरा इफेक्ट हम देखेंगे माइनस आई, और माइनस आई डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए ए का डिस्टेंस ज्यादा है, तो इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ए। उसके बाद अगर हम यहां पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए का डिस्टेंस कम है, तो इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो यहां पर ए सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और उसके बाद सी, और उसके बाद बी, और उसके बाद डी। तो यहां पर ऑर्डर जो है इस तरह से आ जाएगा ए सी डी डी, बिल्कुल सर। तो इस तरह से बच्चों एनाइन का स्टेबिलिटी हम कंपेयर कर रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का है, कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी है, सब में रेजोनेंस हो रहा है बच्चों, और ग्रुप NO2 की जगह बस यहां पर OH ग्रुप लगा हुआ है। अब आपको OH का इफेक्ट देखना है। देखिए यहां पे OH ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ऑर्थो पोजीशन पे OH का लग रहा है प्लस एम, यहां पर पैरा पोजीशन पर भी प्लस एम, और यहां पर ये OH इस कार्बोनाइन पर अपना प्लस एम नहीं लगा पाएगा, तो क्या लगाएगा, माइनस आई लगाएगा, और यहां पर कुछ भी नहीं लग रहा है। बच्चों कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी देखते वक्त हमें माइनस वाले इफेक्ट चाहिए और प्लस वाले इफेक्ट नहीं चाहिए। तो माइनस वाला इफेक्ट कौन सा है, बी, इसीलिए बी में सबसे आगे आएगा।
तो बी सबसे आगे आना चाहिए -i। उसके बाद ए और सी में प्लस m लग रहा है, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उससे अच्छा यह है कि कोई भी ग्रुप ही ना लगा हुआ हो, इसलिए बी के बाद आएगा डी आ जाएगा, और डी के बाद ए और सी में कंपैरिजन कर लेते हैं। दोनों में ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, प्लस एम ग्रुप लगे हुए हैं और प्लस एम दोनों का इक्वली लग रहा है, तो उससे हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। यहां पे हमें -i से देखना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर OH और कार्बन आयन के बीच का डिस्टेंस कम है, यहां -i ज्यादा लग रहा है और यहां पर -i कम लग रहा है। हमें -i ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, इसलिए ए आगे आएगा और सी पीछे आएगा। तो इसका करेक्ट ऑर्डर होगा BDAC। तो बच्चों इस तरह से हम एनाइन के स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हैलोजन जब भी आ जाए आप -i इफेक्ट लगाएंगे और -i इफेक्ट जो है सबसे ज्यादा ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का। और स्टेबल एनाइन की सर अगर हम यहां पर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ए, बी, सी, डी। इस तरह से बच्चों हम पहले चार्ज देख रहे हैं और उसके बाद ग्रुप के इफेक्ट यहां पर लगा रहे हैं। बिल्कुल सर यहां पर बहुत तगड़ा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को तगड़ा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब तक हमने जो सिखाया ना उससे ही आउट हो जाएंगे। मतलब हम ये कहें कि जिसको आता है वो गलत कर देता है क्वेश्चन। पहले तो बताओ बच्चों, क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्ट लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में है। तो अब यहां पर मैं कितने ही एम इफेक्ट लगा दूं, यहां पर इस लोन जब रेजोनेंस ही नहीं हो रहा तो एम इफेक्ट की तो बात ही नहीं आती। मतलब इस एनाइन को एम इफेक्ट स्टेबल NO2 का एम इफेक्ट नहीं लगेगा। तो फिर तो सर -i इफेक्ट NO2 का यहां पर लगेगा और -i इफेक्ट जो है डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी में। बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा, लोकलाइज्ड लोन पेयर है, और लोकलाइज्ड लोन पेयर को जो है हमने -i से स्टेबल किया है, -m से नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बात आप याद रख लें। और इस स्लाइड को अगर हम देखें सर, जाते ही बच्चे एक्सपेक्टेड आंसर जो उनका रहता है कि सर आपने ही सिखाया और आपके ही सिखाए हुए तरीके से हम गलत हो गए। तो बच्चों आपने लगाया एक्सपेक्टेड आंसर A इज ग्रेटर देन B। हमने सिखाया मगर हमने दूसरी बात भी सिखाई थी जिसका नाम था SIR इफेक्ट। मतलब इसका रेजोनेंस इससे कटा, मतलब SIR ऑर्थो इफेक्ट यहां पर लगा, और ऑर्थो पर जैसे ही SIR इफेक्ट लगा तो यहां पर -m नहीं लगेगा, और यहां पर साइनाइड SIR नहीं शो करता तो यहां पर -m लगेगा। तो जो रियल आंसर यहां पर रहेगा वो रियल आंसर रहेगा B इज ग्रेटर देन A। तो बच्चों यहां पर हमने डिस्कस करा B इज ग्रेटर देन A, एनाइन डिस्कस कर लिया, कैटाइन डिस्कस कर लिया, फ्री रेडिकल डिस्कस कर लिया, तीनों इफेक्ट मिलाकर आप मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है? आपको बड़ा मजा आने वाला है। और अगला तीनों इफेक्ट को मिलाकर अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। कैटाइन एनाइन खत्म होने के बाद हम अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है एसिडिक स्ट्रेंथ। बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ हम इंडक्टिव इफेक्ट के साथ भी पढ़ चुके हैं, और ये वापस लौट कर आ चुका है, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन और मीजोमेरिक के साथ ये साथ में आया है, या रेजोनेंस इफेक्ट के साथ में आया है। तो अब हम यहां पर मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, तीनों इफेक्ट्स को मिलाकर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो एसिड बच्चों हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और H+ बढ़ेगा तो Ka का वैल्यू भी बढ़ेगा, और Ka बढ़ेगा तो Pk का वैल्यू कम हो जाएगा। मतलब जब भी अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल रहे होंगे, मतलब आप किसका ऑर्डर निकाल रहे होंगे? Ka का। मतलब इधर से जो ऑर्डर निकला वो Ka का है, और यहां से अगर आप देखेंगे तो वो Pk है। तो अगर K की हम बात करें तो यहां से यहां तक जाने पर कम हो रहा है तो Pk यहां पर मैक्सिमम होगा, तो इधर से इधर जाने पर मिनिमम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है, K यहां मैक्सिमम, Pk यहां पर मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ में कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, और ये जनरल पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस करें, जैसे ये वाले पॉइंट्स थे, H+ का कॉन्सेंट्रेशन, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। फाइनली एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। मतलब एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिडिक उतना ही ज्यादा होगा, एंड स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इट्स कॉन्जुगेट बेस।
मतलब जितना वीक कॉन्जुगेट बेस होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ, जो एसिड है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट सल्फोनिक एसिड। बच्चों सल्फोनिक एसिड में जैसे ही यहां से H हटाया, H रिमूव करा, H रिमूव करा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड को H2CO3 भी बोलते हैं, और ये है फिनॉल। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है या सल्फोनिक एसिड, तो जिसका नाम ही एसिड है वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। कोई मुझसे पूछे कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। और रीजन अगर हम यहां पर देखें, एनाइन बना, एनाइन बना, एनाइन बना, एनाइन, एनाइन रेजोनेंस करके तीन बार ऑक्सीजन पर जाएगा, और जितनी बार ऑक्सीजन पर क्वालिटी इसको मिलेगी उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसे हम सल्फोनेट आयन बोलते हैं। यहां दो बार रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे जाएगा। यहां रेजोनेंस करके 2 बार तो जा रहा है, मगर इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस एम, जो कि एनाइन को क्या बना देगा? अनस्टेबल। और यहां पर एक ही बार ऑक्सीजन पे जा रहा है, तो स्टेबल कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा ये, फिर ये और सबसे कम ये। तो यही जो है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहां पर रहेगा। चलिए यहां पर सर हम बात करते हैं, इसे बेंजीन से जब डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? फिनॉल। और ये क्या है? वाटर। और ये क्या है? अल्कोहल। तो बच्चों यहां पर अगर हम देखें, जब हम फिनॉल से H हटा दें तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है, यहां से H हटा दें ऑक्सीजन पे आएगा, और यहां से H हटा दें ऑक्सीजन पे आएगा। तीनों ही जगह ऑक्सीजन पे आ रहा है, मगर यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, कुछ तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है। तो फिनॉक्साइड आयन जो कॉन्जुगेट बेस है सीबी मतलब स्टेबिलिटी इसका ज्यादा। इस आर का जो है प्लस आई इफेक्ट लगेगा, जिससे कि एनाइन क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज्यादा। तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, एंड वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। मीथेनॉल एक एक्सेप्शनल केस है। मीथेनॉल और वाटर में मीथेनॉल ज्यादा एसिडिक होता है। हमने यहां पर नहीं लिखा है, याद रख लीजिए आप। मीथेनॉल ज्यादा एसिडिक होगा वाटर से, डेटाबेस क्वेश्चन है वो। यहां पर चलिए सर, इसमें अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो कैसे करेंगे? वही है बच्चों, यहां पे H+ हटाया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहां पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे नेगेटिव, यहां नाइट्रोजन पे नेगेटिव, यहां पर कार्बन पे नेगेटिव। और सर यहां पर वही आ गया sp कार्बन और sp3 नाइट्रोजन, और En जो है sp कार्बन का ज्यादा होता है। तो सर कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी क्या रहने वाला है यहां पर? ऑक्सीजन का En सबसे ज्यादा है इनके कंपैरिजन में, तो ऑक्सीजन का जो कॉन्जुगेट बेस है RO- वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर, अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की हम बात करें तो A ग्रेटर देन, अब यहां पे आपके पास में 3 है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, नाइट्रोजन और सिंगल बॉन्डेड कार्बन। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का En ज्यादा होता है देन नाइट्रोजन का, एंड देन सिंगल बॉन्डेड कार्बन का। और यही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी आ जाएगा। तो A, B, C और इसके बाद D। बिल्कुल। तो सर अगर यहां पर मैक्सिमम K पूछा जाए तो A का, और मिनिमम K पूछा जाए तो D का, और पीके मैक्सिमम जो रहेगा वो D का रहेगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। अगला अगर हम यहां पर देखें, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, पहले ही हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, याद रखना है, डेटाबेस है। इसका पीके 3.77, 4.21, 4.76। तो ये डेटाबेस है, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप पूछेंगे, ट्रिक है इसकी एक छोटी सी कि रटना है क्या, तो H से हाँ, PH फिर से, और R रटना है, हाँ फिर से रटना है। तो हाँ फिर से रटना है, आप इस तरह से उसको जो है याद कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें, फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड में, एसिडिक एच हटाया, एनाइन बनाया, सर इस मिथाइल का जो है प्लस आई इफेक्ट लगेगा। बिल्कुल। बच्चे ये डाउट पूछ रहे होंगे, सर आपने तो हाइपर कॉन्जुगेशन पहले देखने के लिए बोला था। तो बच्चों ना ये कार्बोकेटाइन है, ना ये फ्री रेडिकल है, ना ये अल्कीन है। मतलब ये हाइपर ना लगा के प्लस आई इफेक्ट लगेगा, और प्लस आई से एनाइन अनस्टेबल, मतलब एनाइन जितना अनस्टेबल एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम। तो इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ जो है A का ज्यादा होगा, किससे? B से। बट सर अगर एसिडिक एसिड में कोई विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, NO2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी लग जाए, तो वो मोर एसिडिक हो जाता है फॉर्मिक एसिड से। मगर एसिडिक एसिड की ही बात यहां पर हम कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में, सर वैसे ही क्वेश्चन आ गए ये, तो यहां पर जो है विड्रॉइंग ग्रुप यहां पर लगाना है। तो सर सबसे पहले हम एसिडिक H को हटा दिया। सर मैंने इस एसिडिक H को हटाया, इसको हटाया, और यहां पर फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लग गया।
क्लोरीन का भी माइनस आई इफेक्ट लग गया, तो माइनस आई इफेक्ट लग गया। और यहां पर सर, यहां पर भी O पर नेगेटिव है, यहां पर 2 क्लोरीन है, दोनों का माइनस आई लगेगा, और यहां पर NO2 है, NO2 का भी माइनस आई लगेगा। अब आपको देखना है बच्चों, जितना ज्यादा माइनस आई होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां पे 3 माइनस आई, यहां पे भी 3 माइनस आई, यहां पे 2 माइनस आई, और यहां पर 1 माइनस आई है। तो यहां पर हम जो है नंबर से जो है डिसाइड करेंगे। इसका माइनस आई सबसे ज्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सर सबसे ज्यादा हो जाएगा ए का, फिर हो जाएगा बी का। सी और डी में यहां पर नंबर ज्यादा है, तो सी का, और उससे कम डी का। बच्चों आप सोच रहे होंगे NO2 का जो है माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, सर क्लोरीन पहले क्यों आ गया? नंबर, और अगर आप पावर में देखेंगे तो नंबर पहले ले आएंगे इसी केस में, और कहीं मत लगाना, क्योंकि ये जो है बिल्कुल डेटाबेस क्वेश्चन था, मतलब ये गिवन है कहीं, और वहां से हमने इसको लिया है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें सर, तो यहां पर वही हमने एसिडिक एच को हटाया, एनाइन बनाया, एसिडिक एच हटाया, एनाइन बनाया, मैंने साइनाइड का माइनस आई, फ्लोरीन का माइनस आई। सर साइनाइड का माइनस आई ज्यादा होता है, तो मुझे लग रहा है ए इज मोर एसिडिक देन बी। शायद इसमें भी ऐसा ही करने वाला है। यहां पर भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, क्लोरीन का माइनस आई, ब्रोमीन का माइनस आई, और क्लोरीन का माइनस आई ब्रोमीन से ज्यादा होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहां पर आ जाएगा ए बी सी डी। बिल्कुल बच्चों ये रिवीजन हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन हमने जो है इंडक्टिव इफेक्ट से भी जो है डिस्कस किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें, मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। जो बच्चों सिस फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं मैलिक एसिड, और जो ट्रांसफॉर्म होता है उसे बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। एंड सिस ट्रांस आइसोमर जो है एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर आल्सो नोन एज डायस्टीरियोमर्स। मगर हम ऑप्टिकल नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं। तो यहां पर बच्चों हमसे पूछा है, एसिडिक एच को हटाया, एनाइन बनाया, यहां भी एसिडिक एच हटाया, एनाइन बनाया। सर यहां पर तो मुझे लग रहा है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है। बिल्कुल सर, क्या यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? बहुत दूर है सर, यहां नहीं हो पाएगी। यहां पे दूरियां बढ़ चुकी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, मगर यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होकर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर जो है एक स्टेबल चिलेटिंग रिंग यहां पर बन रही है, इसीलिए जो है यहां पर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से मैलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फ्यूमेरिक एसिड। अब सर यहां Ka1 पूछा है जी, इसका मतलब क्या है? पहला H+ निकाला, मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर 2 H हैं तो उसमें से हमने पहला जो मोस्ट एसिडिक H है वो निकाला और उसे हमने Ka1 बोला। तो यहां पर हम Ka1 कंपेयर कर रहे हैं, ये यहां पर Ka1 कंपेयर कर रहे हैं। बट सर अगर यहां पर हम आगे बढ़ जाएं Ka2 है, मतलब ये दूसरा भी H निकाल दिया, दूसरा भी H निकाल दिया, क्या सर ये दोनों एनाइन एनाइन एक दूसरे को रिपेल करेंगे? तो यहां पर बच्चों ये रिपेल करके अनस्टेबल कर देंगे, और अनस्टेबल करने पर जो Ka2 जो हो जाएगा वो फ्यूमेरिक का ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू मैलिक। तो मैं इसे B बोल देता हूं, इसे A बोल देता हूं, ये A है, ये B है, तो B इज मोर एसिडिक देन A। तो इस तरह से हमने मैलिक और फ्यूमेरिक को बच्चों यहां पर कंपेयर किया है एसिडिक स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है तो वहां पे दिया गया होगा कि Ka1 पूछा गया है या Ka2 पूछा गया, बिल्कुल मेंशन किया होगा Ka2 Ka1 वहां पर गिवन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर लगाना है। अब बात करते हैं फिनॉल एंड अल्कोहल। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉल मतलब अल्कोहल। देखो बहुत बड़ा बड़ा यहां पर हमने लिख दिया है, जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच होता है तो उसे हम बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल में से H हटा एनाइन बना, और अल्कोहल में से H हटा एनाइन बना। सर ये एनाइन रेजोनेंस कर रहा है, और रेजोनेंस करके ये स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। तो जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। मतलब जब भी आएगा आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। तो अगर फिनॉल में कोई विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए और कोई डोनेटिंग ग्रुप लग जाए, तो सर जो डोनेटिंग ग्रुप है इस कॉन्जुगेट बेस को क्या बना देगा? अनस्टेबल बना देगा। अनस्टेबल बनाने से उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, और विड्रॉइंग ग्रुप इस एनाइन को क्या बना देगा? स्टेबल बना देगा, जिससे कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो यहां पर विड्रॉइंग और डोनेटिंग वाला लास्ट में और बीच में नॉर्मल फिनॉल। अब बच्चों कुछ भी आ जाए ऐसे ही करना है आपको, मैं यहां पर NO2 कुछ भी लगा दूं, वो विड्रॉइंग वाला फिनॉल के केस में आगे आएगा। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं।
सर इस स्ट्रक्चर को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्या उसी फॉर्मेट से हम यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? वैसे ही सर करेंगे। बच्चे का डाउट होता है एच कहां से निकालने वाले हैं आप? एच जो है आप OH का हाइड्रोजन यहां पे निकालने वाले हैं, क्योंकि वो मोर एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहां पे आपने निकाला, सब जगह ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ईएन वाला फंडा तो बच्चों यहां पे नहीं लगाना है। रेजोनेंस की बात करिए तो रेजोनेंस सब जगह बेंजीन जगह इक्वली मान लेते हैं। NO2, यहां पे NO2 का कौन सा इफेक्ट लग रहा है बच्चों? -M। CHO का भी लग रहा है -M। OCH3 प्लस एम। सर बच्चों का डाउट होता है सर यहां पर आप -I क्यों नहीं देख रहे हो? क्योंकि इसका -I भी लगता है। डोमिनेटिंग की बात हो रही है। डोमिनेटिंग इफेक्ट जो है +M है, अगर ये नहीं लगता तो फिर हम कौन सा इफेक्ट देखते हैं? -I। तो सर पर कुछ भी नहीं लग रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन से हैं? ए और बी वाले आगे ए और बी आगे आ जाएंगे। उसके बाद में कुछ भी नहीं कौन सा है? डी वाला। और उसके बाद सी, डोनेटिंग सी। अब ए और बी में कंपेयर करना है, -M तो ए का -M इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा बी से, तो इसलिए ए बी सी आंसर आ जाएगा के का। और बच्चों स्पीडली आपसे पता है क्या पूछा जाएगा? मैक्सिमम के आंसर ए, मिनिमम के सी आंसर, मैक्सिमम पी के सी आंसर, मिनिमम पी के ए आंसर। इस तरह से आपको आंसर देने हैं, तो इसी रफ्तार के साथ आपको आंसर वहां पर लगाने हैं। अब सर अगेन क्वेश्चन है जहां पर हमने जो है फिनॉल रिंग यहां पर बनाई है, और ये डोनेटिंग मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो सर यहां तो क्लियर पता लग रहा है डी सबसे आगे आएगा। सर ए बी सी में कैसे कंपेयर करने वाले हैं? डी सबसे आगे आएगा। और बच्चों ए बी सी में ये मिथाइल लगा हुआ है यहाँ पे ऑर्थो पे, तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा +I, लेकिन +I से भी बड़ा क्या इफेक्ट है उसका? H इफेक्ट। मतलब यहां पर +H इफेक्ट लग गया और यहां पर भी +H इफेक्ट लग गया। यहां पर रिंग में तो लग रहा है, मगर उस एसिड के रेस्पेक्ट में नहीं लग रहा है, तो +I इफेक्ट यहां पर देखेंगे। तो जितना कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा हमारे लिए उतना ही अच्छा है। तो +I कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो डी के बाद आएगा बी आंसर आ जाएगा। और ए और सी में सर +H तो बराबर हो गया, तो फिर आंसर आएगा +I से। और +I तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, मतलब यहां पर दूरियां कम है, इफेक्ट ज्यादा है, और इफेक्ट ज्यादा है तो ये कम एसिडिक हो जाएगा, इसीलिए आंसर सी एंड ए। तो बच्चों इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं। तो सर अगेन यहां पर रिमेंबर कुछ लिखा है, कुछ तो यहां पर लोचा होने वाला है। चलिए उसको यहां पर देखते हैं। ये -M इफेक्ट, एसिडिक H को हटाया हमने फिनॉल से, क्योंकि फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं। ये -M, इसको हमें -I बोलना पड़ेगा। तो सर ये तो कंफर्म है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ए बी सी का ज्यादा होगा डी से, क्योंकि विड्रॉइंग लगने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अब सर अगर जनरली यहां पर देखें, क्या मैं ये कह सकता हूं ए और सी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा डी से? -M इफेक्ट, क्योंकि -M इफेक्ट लग रहा है। तो यहां पर जो आपका एक्सपेक्टेड आंसर आ रहा है, स्टूडेंट का जो एक्सपेक्टेड आंसर आएगा, क्योंकि -M बराबर हो जाएगा तो -I से जो है ये ज्यादा होगा, तो एक्सपेक्टेड आंसर आएगा A C B D। ठीक है, मगर सर आपको क्या लग रहा है? मुझे तो जो है आपकी आंखों में कुछ मुस्कुराहट नजर आ रही है, ये आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा बच्चों? चलिए देखते हैं। जब ये H यहां से निकलेगा तो इस H को यहां NO2 का जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बुलाएगा। बिल्कुल। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए इसको यहां पर बुलाएगा तो यहां पर सर इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, मतलब H के निकलने से पहले ये तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया है। अब जब निकलने से पहले इन्वॉल्व हो गया मतलब H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये ए सी में से सी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ए से। अब बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर जब ये हो चुका है, यहां पर H बॉन्डिंग हो गया है तो सबसे लास्ट में आना चाहिए। अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीक बॉन्ड है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। -M पहले देखा है हमने। अगर -M बराबर है
तब आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है, सर एच बॉन्डिंग हो गया तो स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया तो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए ना। एच निकलने से पहले एच बॉन्डिंग यहां पर हो रही है, वो से निकलने ही नहीं दे रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, निकलने नहीं दे रहा है। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, केवल इसके लिए POM, मतलब पैरा वाला सबसे आगे, देन ऑर्थो एंड देन मेटा, पॉम। इस तरह से हम यहां पर जो है याद रख सकते हैं। तो यहां पर सर अगला 2 नाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो। बच्चों जब फिनॉल में तीनों NO2 ग्रुप लग जाते हैं तो उसे पिक्रिक एसिड बोलते हैं, एंड पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ये फिनॉल नहीं है बच्चों, अब ये एसिड बन गया है, और पिक्रिक एसिड जो है C का एसिडिक स्ट्रेंथ जो है सबसे ज्यादा, 3 और यहां 2 -M से B और उसके बाद A। सर जब भी अगर ये पिक्रिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो ज्यादा एसिडिक किसको मानेंगे? पिक्रिक एसिड आगे आएगा। सर पिक्रिक एसिड और फिनॉल आ जाए तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा? पिक्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड, नाम में ही एसिड है। हाँ, नाम में एसिड है, और यहां पर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। सर ये क्वेश्चन अगर मैं पेपर में दे दूं तो बच्चे गलत कर देंगे, और गलत क्यों कर देंगे चलिए छोड़िए, चलिए क्यों कर देंगे उसी पे बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं कि यहां से एच हटाना है, यहां से एच हटाना है, यहां से एच हटाना है। मैंने स्टूडेंट से पूछा भाई यहीं से क्यों हटाना है, कि सर ऐसे ही तो सिखाते हैं, ऊपर से जो है एच हटाते हैं। अरे भाई वहां से हटाते हैं जो ज्यादा एसिडिक है। अब बताओ फिनॉल और एसिड में से ज्यादा एसिडिक कौन है? एसिड। अगर फिनॉल और सल्फोनिक एसिड में से ज्यादा एसिडिक कौन है? सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, पहले ही क्लियर किया था। तो यहां जो है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा C, B एंड A। ठीक है, फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। एक स्टूडेंट ऐसे NO2 लगा के लिया है, मैंने कहा इससे कुछ नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। ठीक है, इस तरह से जो है हमें ये ग्रुप याद रखना है। बिल्कुल। चलिए हमने यहां पर जो है ये चेक किया। अब अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें, बेंजोइक एसिड एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन benzoic acid and it is also more acidic than its meta para isomer। बिल्कुल। जो सिंपल सी बात अगर हम करें, अभी जितना भी हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल ऐसा है जिसको छोड़ दें, एक एग्जाम्पल ऐसा है जिसको छोड़ दें, अगर बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप जुड़ा हो तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। यहां NH2 को छोड़ दो, अगर उसकी जगह कोई भी ग्रुप जुड़ा हो तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा मेटा पैरा के कंपैरिजन में। ठीक है, हम एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ने जा रहे हैं, फिर मैं आपको ऑर्थो इफेक्ट भी बताने जा रहा हूं। वैसे अब देखिएगा होगा क्या, देखिए यहां पर सर देखिएगा, पैरा के कंपैरिजन में ऑर्थो ज्यादा, जर्नल के कंपैरिजन में ऑर्थो ज्यादा, और मेटा के कंपैरिजन में भी ऑर्थो ज्यादा। तो यहां पर ये बिल्कुल कहानी क्लियर हो जाएगी। NH2 को छोड़ दें तो ऑर्थो पर जब भी बेंजोइक एसिड के ग्रुप जुड़ा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। सर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट जितने भी हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ऑर्थो इफेक्ट ड्यू टू दी SIR। SIR मतलब स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस का रुक जाना। तो देखिए सर पाई, सिंगल पाई में रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस करके पाई बॉन्ड मूवमेंट करेगा, यहां चला जाएगा, और अगर ये लोन पे इधर मूव करेगा तो ये यहां चला जाएगा, रेजोनेंस हो रहा है। बट अगर यहां पर सर जो है इस जगह कोई बड़ा ग्रुप लगा दिया जाए तो अगर कोई बड़ा ग्रुप लगा दिया जाए तो ये बड़ा ग्रुप और ये ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो धक्का मारेंगे। धक्का मारने से जो है ये अपना जो प्लेनरिटी है वो लूज करेगा, मतलब इसका p ऑर्बिटल इसका p ऑर्बिटल अब पैरेलल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भिड़ते ही परपेंडिकुलर चला गया, मैं कह रहा हूं प्लेनर नहीं है, और नहीं है मतलब टेढ़ा हो चुका है, बिल्कुल, मतलब पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, मतलब इसका इसके साथ रेजोनेंस रुक गया है। तो रेजोनेंस बिटवीन रिंग एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑलमोस्ट स्टॉप ड्यू टू दी SIR। ठीक है, तो यहां पर जब रुक गया है तो रुकने से क्या होता है, फायदा हो गया, तो फायदा क्या हो गया वो यहां पर अभी हम डिस्कस करेंगे। जब यहां और यहां से सर दोबारा जो है इसको जो है एक्सप्लेन करते हैं क्लियर करके। तो यहां पर बच्चों ये रेजोनेंस इन दोनों के बीच में हमने बताया, यहां पर जब रेजोनेंस हुआ तो इस तरह से ये वाला रेजोनेंस यहां पर H हटाकर बता दिया गया है। ठीक है, अब अगर हम यहां पर बात करें, हमने एसिडिक H को हटाया है तो यहां पर एनाइन बना है, और अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए इक्विवेलेंट बनेंगे। बट सर अगर ये और ये रेजोनेंस कर जाता तो अनइक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए जा सकते थे। तो फाइनली आपको इतना याद रखना है
कि बेंजोइक एसिड जो है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, अगर ये रेजोनेंस कर जाए तो बाहर का अंदर से रेजोनेंस हो रहा है, होने से जो है यहां पर स्ट्रेंथ कम हो रही है, क्यों कम हो रही है? क्योंकि अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाता है। तो ये अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाते हैं। तो अगर किसी तरह से यहां से रेजोनेंस रोक दिया जाए तो फिर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएंगे। वो रोका कैसे हमने? वो रोका है स्टेरिक रिपल्शन से, जो है हमने उसको जो है रोक दिया है। और जब भी स्टेरिक रिपल्शन लगाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर आपको देखना है, मेटा पैरा पर जो है स्टेरिक रिपल्शन को आपको नहीं सोचना है। तो चलिए